रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। प्लेन मिरर से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई थी? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई थी कि अगर ये इंसिडेंट लाइट है और इसके अगर हम कंपोनेंट बनाएं, कौन से कंपोनेंट? एक अलोंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक अलोंग द नॉर्मल। अगर दो कंपोनेंट बनाए, देखो ये इसको एक वेक्टर मान लो ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये जा रहा है डायरेक्शन। तो अगर इसके कंपोनेंट बनाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट आएगा, यानी नॉर्मल वाली लाइन पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इधर आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट का भी हम बनाएंगे सरफेस के अलोंग कंपोनेंट पैरेलल वाला, तो वो भी उसी डायरेक्शन में आता है। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोनों सेम आते हैं, इन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन इंसिडेंट लाइट रे जो कि इधर जा रहा था, इसका नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट इस तरफ आया, बट रिफ्लेक्टेड लाइट रे का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट इधर आएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो लाइट रे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होता है वो रिफ्लेक्शन के पहले और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों सेम रहता है। लेकिन रिफ्लेक्शन से पहले नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में था लाइट का कंपोनेंट, लाइट रे का, और रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल के डायरेक्शन में हो गया। ये इधर नॉर्मल है, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है, नॉर्मल कंपोनेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ये बात पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होगे 10 क्लास में। एक हॉलो स्फेयर अगर लें, ठीक है, और हॉलो स्फेयर का एक पार्ट कट कर लें, मान लो ये पार्ट हमने कट कर लिया, तो ये जो हॉलो स्फेयर था उसका एक पार्ट अगर हम कट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस मिल जाएगा, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस है। इस सरफेस के अगर इस साइड में हम नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा दें, या कहो कि इधर वाले साइड को हम पॉलिश कर दें, यानी कि इसको स्मूथ कर दें, इतना स्मूथ कि ये रिफ्लेक्टिंग बन जाए, तो ऐसा जो मिरर होगा, ये जो मिरर है ये इस साइड में है नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये जो जिधर डैश डैश बना है ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिधर ये स्मूथ दिखाई दे रहा है इस तरफ ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये जो मिरर है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे अंदर को घुसा हुआ है। ऐसे हाथ को रखें अगर, तो ये वाला साइड जो स्मूथ साइड है वो अंदर की तरफ है, तो ये कॉनकेव। और अगर इस तरह से किया जाता, ये हमारा मान लो स्फेयर का एक पार्ट था, अगर इस साइड में हम ऐसे डैश डैश बना दें तो इधर हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये साइड हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग साइड अगर ऊपर उठा हुआ है तो ये वाला मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हमें पढ़ने हैं। इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जा रहा है कि ये जो सरफेस है ये कर्व्ड है, ठीक है, ऐसे साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है, मिरर का साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये किसी स्फेयर का पार्ट था, इसीलिए ये जो मिरर बन रहा है ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और अगर सीधा होता है तो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वो भी देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर से डेफिनेशंस क्या क्या हैं? मान लो हमने एक कॉनकेव मिरर को ले लिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ घुसा हुआ है, कॉनकेव। तो इसको याद रखना भी आसान है, कॉनकेव, ठीक है। केव मतलब क्या होता है? गुफा। अगर गड्ढा जो होता है पर पहाड़ में गड्ढा रहता है उसको केव बोलते हैं, तो ऐसे याद रखते हैं कॉनकेव मतलब जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, दैट इज़ कॉनकेव।
बस ये याद रखने का तरीका है, उसका मीनिंग नहीं है, बस याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है। तो लैब में भी तुमने मिरर देखा होगा, मिरर को अगर दिखा लैब में तुमने देखा होगा ऐसे सामने से देखते हैं तो ऐसे डिस्क जैसा दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा रहता है यहाँ बीच में, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। और बैक साइड में रेड कलर का पेंट जैसा दिखाई देता है। तो ये जो सामने से एरिया दिखाई दे रहा है मिरर का जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, इसको एपर्चर बोलते हैं। ये जो सामने एरिया दिख रहा है इसको एपर्चर बोलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे डिस्क जैसा हो, प्लेन भी हो सकता है, मतलब प्लेन नहीं सॉरी, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है और बीच में ऐसे गड्ढा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोई पेपर ले लें, मान लो सपोज ये हमने कागज़ ले लिया है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे सीधा है, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बट अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दिया हमने इसे, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ये साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर, और ऐसे कर दें, इस साइड को ऊपर उठा दें रिफ्लेक्टिंग साइड को, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल मिरर ऐसा सर्कुलर ही दिखाई दे, डिस्क जैसा ही दिखाई दे, वो रेक्टेंगुलर भी दिखाई दे सकता है, उससे मतलब नहीं होता है। स्फेरिकल नाम इसलिए है कि जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है तो कॉनकेव, और ऐसे अगर है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ऐसे उसका एरिया अगर देखोगे तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है। ठीक, तो इस एरिया को सर्कुलर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्फेरिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका सरफेस एक स्फेयर का पार्ट है। तो ये जो एरिया सामने दिखता है जिस पर लाइट गिरती है, दैट इज़ कॉल्ड एपर्चर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एपर्चर के बीच में सेंटर पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लो, बहुत से बच्चे ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं, ये वाली। ठीक है, ये वो वाली नहीं है, ये स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो वाली स्पेलिंग है, PAL। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक। तो वैसे ही प्रधान मतलब होता है मुख्य, तो वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर के एपर्चर को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड पोल। ठीक है, P लिखते हैं, पॉइंट P जो है वो पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, और इसमें क्या डेफिनेशंस हैं, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था, ये किसी स्फेयर का पार्ट था। ठीक है, जैसे एक घड़ा खरीदा और घड़ा अगर हम तोड़ दें, घड़े को अगर तोड़ दें तो, और उसका एक पार्ट अगर लें तो ऐसे दिखता है, कर्व्ड। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ये उस घड़े का पार्ट था, स्फेरिकल घड़ा था। वैसे ये स्फेरिकल मिरर है, ये किसी स्फेयर का पार्ट था, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा। ठीक है, हर बार तुम्हें मिरर के साथ ऐसे स्फेयर पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अंदाजे से देख सकते हैं कि हाँ इतना बड़ा मिरर का स्फेयर होगा तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर होता है, जिस स्फेयर का ये पार्ट था, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये C। और पोल कहाँ पर है, ये इस स्फेयर के सरफेस पर है, तो सेंटर से सरफेस की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं मिरर से रिलेटेड। जब मिरर हमें मार्केट से मिलता है तो ये इसमें ऑलरेडी पोल रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ये ऑलरेडी फिक्स हो जाता है मिरर बनने के बाद। और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें क्या है, लाइट बीम्स के बारे में पिछले क्लास में भी बताया गया था, लाइट बीम्स क्या होते हैं। तो अगर जनरली हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, वहाँ पर हम पैरेलल लाइट बीम्स लेते हैं। पैरेलल लाइट बीम्स किस तरह के ऑब्जेक्ट से आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उससे आने वाले लाइट रेज जो है वो आपस में पैरेलल होते हैं, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम्स, पैरेलल लाइट बीम। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेलल लाइट बीम है। ठीक है, बीम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर क्यों बोला
कि हमें आगे जो डिफ़ाइन करना है, कुछ टर्म्स बताने हैं मिरर के बारे में, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये नाम हटा देते हैं, खाली हम सिंबल लिखेंगे। सी यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पोल के लिए पी लिख दिया, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है ही, सी से पी का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस मिरर का जो स्फेयर था उसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। तो देखो, अब इस मिरर पर लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, उधर वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो लाइट रेज एक्सिस के पास होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पास, और कुछ लाइट रेज यहाँ पर दूर भी होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, इनको बोला जाता है पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज कौन सी पैराक्सियल रेज हैं? ये वाली है, ये वाली है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रही है वो तो है ही, ठीक। और जो दूर होती हैं, जैसे ये अगर हम नंबर लिख दें, पैराक्सियल रेज यहाँ पे लिख दें, मान लो 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर हमने लिख दिए, तो पैराक्सियल रेज कौन कौन से? 2 3 4 जो हैं वो पैराक्सियल रेज हैं। और जो 1 और 5 हैं, जो पोल से दूर हैं, जो एपर्चर के किनारों पे पड़ रहे हैं, उनको बोला जाता है मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज, ठीक है, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। 5 और इधर 1 जो है ये भी मार्जिनल रे है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में जो लाइट रेज हैं उनको पैराक्सियल रेज, याद कैसे रखोगे? एक्सिस के पास तो पैराक्सियल, ठीक है। और जो दूर है वो मार्जिनल, यानी उनका मार्जिन ज़्यादा है पोल से, तो उनको बोल सकते हैं मार्जिनल रेज। तो ये हमने जो बनाया है डायग्राम, ये और एक टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने के लिए बनाया है कि ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज हैं, इनमें रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट से पास होती हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो इतनी सारी रेज बनाने की बजाय हम एक सिंगल पैरेलल रे अगर बनाएंगे तो भी ये डिफाइन हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज को साथ में लेकर के हम फोकस को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज दोनों एक ही जगह पे फोकस नहीं होते हैं। ये जो फोकस है, जो तुमने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। यहाँ कोई पॉइंट रहता है फोकस, वहाँ से पास होगी। लेकिन वो इनकम्प्लीट बात थी, अधूरी बात थी 10 क्लास में जो बताई गई, कि वो अलग एक स्पेशल टाइप का मिरर बनाते हैं, पैराबोलिक मिरर, उसके लिए वो बात सही है। बट स्फेरिकल मिरर के लिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज दोनों एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एक ही जगह से नहीं जाती हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्री मिरर की ऐसी रहती है कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि सभी रेज एक ही जगह से पास हों, ठीक। तो इस बात को हम लोग बाद में डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ फोकस को डिफाइन करने के लिए एक खाली एक सिंगल रे लेकर के डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, आ गए भाई, आ गए, टेंशन मत लो। तो क्या बोल रहे थे कि हाँ, पैराक्सियल और मार्जिनल रेज जो हैं वो सब एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं होती हैं, ठीक है। और उससे क्या असर पड़ता है इमेज की क्वालिटी पर, उससे इमेज में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर से एक बार। तो यहाँ पर बस याद रखना है कि जब हम लाइट रेज को लेंगे फोकस को डिफाइन करने के लिए, तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि पैराक्सियल रेज ही है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ भी यहाँ पर होगी, तुम ज़्यादातर जो डेरिवेशन करोगे उसमें एक चीज़ बार बार तुम्हारे सामने आएगी, वो होगी स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर का मीन्स कि जो एरिया हमें सामने दिख रहा था मिरर का, जिस पर लाइट गिरती है, वो एरिया छोटा होगा। तो अगर तुम सोचो, अगर मिरर ऐसे सामने से देख रहे हो तो ये एरिया दिखाई दे रहा है, या फिर अपना वही कागज़ ले लेते हैं जिससे अभी समझने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारा पेपर था, सामने से देख रहे हैं मिरर ऐसे दिख रहा है, ये हमारा मान लो कॉनकेव मिरर है, तो ये एरिया दिख रहा है जिस पर लाइट गिरती है। अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अपर्चर अगर छोटा है, तो अपर्चर छोटा है मीन्स मान लो इतना ही बड़ा मिरर हमारा, अपर्चर कम है, मिरर इतना ही है, तो ऑब्वियसली ये लाइट रेज जो दूर वाली यानी मार्जिनल रेज हैं
वो इसके अपर्चर में आएंगी नहीं, तो जो भी रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली ही होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज होंगी, यानी सिर्फ एक ही टाइप की रेज हैं, पैरेक्सियल और मार्जिनल दोनों नहीं है। अपर्चर छोटा है तो जो भी रेज हैं वो सभी क्या हैं, पैरेक्सियल रेज हैं। तो अगर ये पैरेक्सियल रेज हैं, एक ही टाइप की रेज हमारे पास हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक सिंगल पॉइंट पर फोकस होंगी, जिसको हम कहेंगे फोकस ऑफ द मिरर। हमने एक ही टाइप की रेज ली हैं, अगर दोनों लेते तो इसके अलग अलग फोकस होते। जितनी ज़्यादा रे दूर होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस अलग अलग उतने ही बनते जाएंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि एक ही टाइप का हमारे पास रेज है, पैरेक्सियल रेज, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, एफ से हमने इसको डिनोट किया है। तो ये डेफिनेशंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आगे और भी चीज़ें आएंगी। अब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को डिराइव करना काफ़ी आसान है। ये मान लो हमने ले लिया एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के एक्चुअली डायग्राम्स इजी होते हैं, कॉनकेव मिरर से हम बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर से भी सेम काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हमेशा कॉनकेव मिरर ही लेना है, कैसा भी ले सकते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, हाँ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, रे ऑप्टिक्स जब भी पढ़ेंगे तो साथ में डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस के लिए हमेशा ही स्केल और पेंसिल यूज़ करेंगे। ठीक है, स्केल और पेंसिल हमेशा यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में भी पेंसिल और स्केल से ही डायग्राम बनाना है। उसका रीज़न ये है कि कई बार डायग्राम बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हम बनाते हैं, बाद में उनको मिटाना पड़ता है, तो पेन से बनाओगे तो तुम मिटा नहीं सकते। दूसरा है कि कई सारी लाइंस हो जाने से कंजस्टेड भी दिखता है डायग्राम, पेंसिल से बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा। और स्केल इसलिए ज़रूरी है, एक बात याद रखनी है क्या, कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो तुम्हारी जो लाइट रे है वो एकदम स्ट्रेट दिखनी चाहिए। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लाइट रे जब भी बनाएंगे तो उसमें एरो ज़रूर बनाना है। ठीक है, एरो मस्ट है, अगर एरो नहीं बनाया तो ये क्लियर नहीं होता है कि इंसिडेंट लाइट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे कौन सी है। तो अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना है स्केल और पेंसिल से डायग्राम बनाने का, और एग्ज़ाम में भी पेंसिल से ही बनाना है, एग्ज़ाम में भी पेन से नहीं बनाना है। तो स्टेप्स समझना ज़रूरी है। डायग्राम के अगर तुम स्टेप वाइज बनाओगे तो तुम्हें डायग्राम के अंदर जो थ्योरी छुपी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो भी साथ साथ याद हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम को एक डिज़ाइन समझते हैं। कोई भी साइंटिफिक डायग्राम है, उन्हें लगता है वो डिज़ाइन है। तो दोनों बात में अंतर होता है, डिज़ाइन में और साइंटिफिक डायग्राम में। डिज़ाइन का मतलब होता है कि अल्टीमेटली वैसा दिखना चाहिए बनने के बाद में, चाहे तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ पहले बना दो, कोई भी चीज़ बाद में बना दो। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक ड्राइंग में ये इम्पॉर्टेंट होता है स्टेप वाइज कि हम कौन सी चीज़ पहले बनाएंगे, कौन सी चीज़ बाद में बनाएंगे। क्योंकि सपोज़ अगर तुमने मान लो, जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, जैसे एसी जनरेटर बनाया था, तो एसी जनरेटर में क्या होता है, दो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के बीच में कॉइल रखते हैं, फिर कॉइल को रोटेट किया जाता है, तो कॉइल के जो एंड्स हैं वहाँ से ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलता है। ये था। तो अब ऐसे बनाने को कोई कैसे ही बना दे कि पहले कॉइल बना दे, बाद में मैग्नेट बनाए, या सबसे पहले दिखा दे कि करंट निकल रहा है, बाद में मैग्नेट बना रहा है, फिर कॉइल बना रहा है। तो भाई करंट पहले ही आ गया क्या, मैग्नेट और कॉइल बाद में आए। तो स्टेप वाइज बनाते हैं, जो सीक्वेंस है वो बनाने से हमें उसके साथ में जो थ्योरी है वो भी याद हो जाती है कि पहले मैग्नेट रखेंगे, फिर बीच में कॉइल रखेंगे, फिर कॉइल को रोटेट करने का कुछ मैकेनिज्म बनाएंगे, फिर बाद में कॉइल के एंड से इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा। तो वैसे ही रे ऑप्टिक्स में भी जब डायग्राम बनाएंगे तो स्टेप्स को ध्यान रखेंगे, कौन सा चीज़ पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मिरर, फिर बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, फिर बनाएंगे पोल। ठीक है, और क्या प्रूव करना था हमें, रिलेशन निकालना था एफ और आर का, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन निकालना था। तो पोल बना लिया, उसके बाद में बनाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो बनाएंगे उसमें क्या याद रखना है,
दो तरह के ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, मतलब कि मिरर के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लिया जाता है। कुछ केसेस में ट्रांसवर्स यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह का ऑब्जेक्ट लेते हैं, एरो टाइप का ऐसा ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं? एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो फिलहाल जो हमें प्रूव करना है, एफ और आर का रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए अभी हमें ऑब्जेक्ट की, मान लो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने मान लो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो ऐसे आ रही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे का यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको मान लेते हैं ए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब रिफ्लेक्शन की थ्योरी में क्या पढ़ा था, चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो दोनों के लिए सेम होते हैं। तो क्या पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो लाइट रे आएगी, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे जाएगी वो भी उतना ही एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो तुम्हें याद क्या रखना है, इम्पॉर्टेंट बात, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यहाँ जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ तुम्हें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाना है, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाओगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जब नॉर्मल बनाओगे तभी पता चलेगा कि इंसिडेंट लाइट ने कितना एंगल बनाया और रिफ्लेक्टेड लाइट कितना एंगल पर जाएगा। ये जानने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ तो जानते ही हो नॉर्मल कैसे बनता है, सरफेस से 90 डिग्री पे नॉर्मल बना दिया। इस केस में नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो ये बात बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्या बात है कि स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो जहाँ पे नॉर्मल बनाना है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। क्यों? क्योंकि स्फेयर का कोई भी पॉइंट, स्फेरिकल सरफेस का कोई भी पॉइंट पर अगर हम रेडियल लाइन बनाते हैं तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है। ये मैथ्स में पढ़ा है, ज्योमेट्री में। मान लो ये स्फेयर है, मान लो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल कैसे बनाओगे, अगर ऐसे बनाया तो ये हो गया टेंजेंट, अगर जो रेडियल लाइन यहाँ बना दी हमने, सेंटर से जोड़ दिया इस पॉइंट को, तो ये जो लाइन है रेडियल लाइन इस पॉइंट पे नॉर्मल होती है, यानी 90 डिग्री पर होती है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा ए है, हमें वहाँ पे नॉर्मल बनाना है, तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए को ज्वाइन कर देंगे, तो ये सी ए जो है यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट रे, ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे था, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से इस तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा उतने ही एंगल पर, ये इस तरफ रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ से गई वही हो गया फोकस। ठीक है, ये हो गया एफ। तो ये तो बन गया डायग्राम। अब जो हमें रिलेशन पता लगाना है एफ और आर का, एफ क्या चीज़ है, पोल से फोकस की दूरी जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें एफ और आर का रिलेशन बताना है। ठीक है, एफ और आर का रिलेशन बताना है, क्या होगा, दोनों में क्या रिश्तेदारी है ये पता लगानी है। तो एफ और आर को कैसे रिलेट करें इस डायग्राम से, ये इम्पोर्टेंट बात है समझना। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रे ऑप्टिक्स जब भी पढ़ोगे इसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो साइन कन्वेंशन ये होता है, मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, सपोज कॉनकेव मिरर हमने ले लिया, और ये इंसिडेंट लाइट इधर से आ रही है, लेफ़्ट से इधर आ रही है, ये पोल है। अब इधर से लाइट आए भी तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इधर तो सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ये हमारी आ रही है इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, ये ऐसे आ रही। तो अब साइन कन्वेंशन मतलब कुछ डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेना है, कुछ को नेगेटिव लेना है,
तो ये डिसाइड होता है इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को देखकर। तो इंसिडेंट लाइट रे कैसे आ रही है, लेफ्ट से राइट आ रही है, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करना है। जैसे एक्स वाई एक्सिस बनाते थे ना ऐसे, इधर एक्स इधर वाई और यहाँ पे ओरिजिन, वैसे ही पोल को ओरिजिन के जैसे ट्रीट करना है, ठीक है। फिर पोल को रेफरेंस मान करके देखना है कि इंसिडेंट लाइट रे किधर आ रही थी, उस डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव। तो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही लेफ्ट से राइट, तो पोल पे खड़े हो जाओ ओरिजिन पे, फिर ओरिजिन से जिधर लाइट जा रही थी वो डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पोल के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, पोल से ही डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे। पोल से राइट पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इंसिडेंट लाइट है राइट साइड में जा रही थी। और पोल से अगर लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव, ठीक है। और इमेज जैसे यहाँ पे हमने बनाया था ट्रांसवर्स इमेज, तो उसके लिए भी पोल के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर पोल से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर किया, मान लो इमेज था हमारा, ये पेन था, पोल से ऊपर की तरफ है तो इसका साइज़ मेज़र करना होगा इमेज के बॉटम से टॉप की तरफ। तो पोल से ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर हमारा मान लो इमेज ऐसे बना, इमेज का बॉटम इधर है टॉप इधर है, तो पोल से नीचे की तरफ इसका टॉप आ गया तो वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। तो ये साइन कन्वेंशन है, इसको याद रखना है। ये अगर गलत तुमने अप्लाई कर दिया तो तुम्हारा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। सारा कैलकुलेशन करने के बाद में लास्ट में साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है, तो तुमने सब सही किया, लास्ट में साइन कन्वेंशन गलत कर दिया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये याद रखना है साइन कन्वेंशन को। अब वापस हम आ जाते हैं अपने इसी डायग्राम पर। तो एफ और आर का रिलेशन निकालने के लिए यहाँ से हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर हो गया, मान लो ए एन, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है इसमें तुम्हें कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, कई सारे ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें ये इसको ध्यान से समझना, बहुत काम आने वाली चीज़ है। हमें ऐसे ट्रायंगल्स चूज़ करने हैं जो हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन को, यानी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ जिनका हमें रिलेशन निकालना है वो क्वांटिटीज़ को रिलेट करते हो। तो हमारे क्वांटिटीज़ कौन है, एफ और आर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमें ऐसे ट्रायंगल चूज़ करने हैं जिनमें एफ और आर आ जाए। देखो अगर हम ट्रायंगल ए सी एन को चूज़ करें, ए सी एन, ठीक है, तो एन जो है वो पी के लगभग पास है, तो हम मान सकते हैं कि एन और पी लगभग एक ही जगह पे है। अभी आगे बात करेंगे क्यों एक जगह पे है। तो ए सी एन अगर हम चूज़ करेंगे तो एन से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो लगभग आर के बराबर है, ठीक है, एन से लेकर सी तक। उसी तरह से अगर हम ए एफ एन को सिलेक्ट कर लें, ए एफ एन, ये रहा ए एफ एन, ए एफ एन को अगर सिलेक्ट कर लोगे तो एन से एफ लगभग पी एफ के यानी फोकल लेंथ के बराबर है। तो हम इसको सिलेक्ट करें तो दो ट्रायंगल हमने पहचान लिए, कौन से, ए सी एन और ए एफ एन, ये दो ट्रायंगल हमने पहचान लिए। अब इन ट्रायंगल्स को अगर यूज़ करना है तो इनमें हमें एंगल मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना, ए सी एन एंगल कितना होगा। देखो ए सी एन कितना होगा, ये इधर से लाइट रे आया, यहाँ पर ऐसे गया, तो आई और ये ए सी एन, ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि ये एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए एफ एन को अगर देखें तो ए एफ एन, देखो ये इंसिडेंट लाइट रे आया और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर से गया, तो ये एंगल कितना है, ये है 2i, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों लाइट रेज नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हैं, तो i इधर और i इधर, तो ये एंगल हुआ 2i, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 2i, ठीक। इतना काम, डायग्राम हमारा सब सही बन गया, हमने इसमें सारे डिस्टेंस और एंगल्स पहचान लिए। अब काम बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एन ट्रायंगल से tan i की वैल्यू निकाल लो, ए सी एन से tan i। तो tan i अगर हम निकालेंगे तो देखो ये ट्रायंगल है ए सी एन परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा tan i। तो ज़रा ध्यान देना, ऐसे तो हम ए एन भी लिख सकते थे बट हम एन ए लिखेंगे जानबूझकर। क्यों एन ए लिखेंगे, साइन कन्वेंशन, जिससे हमारा गलत ना हो। साइन कन्वेंशन में क्या बोला था कि पोल से
राइट और पोल से लेफ्ट डिस्टेंस लेना है, पोल से अप और पोल से डाउन डिस्टेंस लेना है। तो ए एन भी लिख सकते थे, तो ए एन का मतलब होता है ए से नीचे की तरफ एन की तरफ गए, एन ए लिखने का मतलब है इधर से इधर जाना। गलत नहीं होगा, ए एन लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, बट साइन कन्वेंशन हमारे ध्यान में रहे इसलिए हम एन ए लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरह से सी एन भी लिख सकते थे, बट हम लिखेंगे एन सी, ठीक, इधर से इधर, पोल से लेफ्ट साइड में, पोल को रेफरेंस मानना है, तो यहाँ लिखेंगे एन सी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और इसी तरह से फ्रॉम ट्रायंगल ए एफ एन हम निकालेंगे tan 2i, tan 2i निकालेंगे ए एफ एन से, तो क्या आ जाएगा एन ए बाई एन एफ, ये आ गया। समझ में आई बात यहाँ तक, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अभी जैसे डिस्कशन किया था कि हम जो भी मिरर्स यूज़ करेंगे अपने डेरिवेशंस में वो सब स्मॉल एपर्चर के मिरर्स होंगे। स्मॉल एपर्चर होने से क्या होगा, देखो ज़रा डायग्राम, अगर एपर्चर छोटा हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिरर हमने बनाया इतना ना हो, खाली इतना ही होता, और छोटा होता इतना, तो उससे क्या होता, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नीचे आ जाता। मान लो इतना ही मिरर था तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ कहीं होता, और छोटा एपर्चर होता तो यहाँ होता, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पास होने से अगर हम नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो एन पॉइंट लगभग पी पर आ जाएगा, यानी एन और पी विल कोइंसाइड इफ द एपर्चर इज स्मॉल। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, देखो अगर ए पॉइंट यहाँ होता तो हम सी से नॉर्मल बनाते, वो भी यहाँ आता, इंसिडेंट लाइट रे भी ऐसे आती, तो यहाँ ये जो एंगल बनता आई और ये आई, ये एंगल भी छोटे हो जाते, स्मॉल एंगल्स हो जाते। तो दो चीज़ें होती एपर्चर स्मॉल होने से, क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बहुत छोटा हो जाता, और एन और पी कोइंसाइड कर जाते, ठीक है। तो उसका इन इक्वेशंस पर क्या असर पड़ेगा, इफ द एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये एन कोइंसाइड्स with P and angle I becomes small। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन आई और टेन आई की वैल्यू लगभग आई के बराबर होती है। देखो फिर से समझ लो क्या बोले, स्मॉल एंगल्स, मान लो कि थीटा एंगल है, ठीक है, इफ़ थीटा इज लेस देन 8 डिग्री, 8 डिग्री से ये लगभग बात है अप्रॉक्सीमेट, अगर 8 डिग्री से कम है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। एक्चुअली ये रेडियन में होता है, ठीक है, रेडियन में अगर 8 डिग्री को कन्वर्ट करें तो ये बात सही दिखाई देगी, ठीक। तो अगर एंगल स्मॉल है तो हम टेन आई की जगह आई लिख सकते हैं, टेन 2i की जगह 2i लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, tan I will be approximately equal to I and tan 2i will be approximately equal to 2i। अब ये सारी बातों को हम यहाँ अप्लाई कर दें, क्या करें कि n को p से कोइंसाइड करा दें, यानी जहाँ n जो n लिखा है उसको p भी मान सकते हैं। तो tan I क्या हो जाएगा, tan I की जगह I हो जाएगा, I इक्वल टू क्या आएगा पी ए बाई पी सी, और यहाँ क्या आएगा 2i इक्वल टू पी ए बाई पी एफ, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन यानी स्मॉल एपर्चर का अप्रोक्सीमेशन हम इक्वेशन 1 और 2 में लगा देते हैं। तो क्या हो जाएंगे हमारे इक्वेशन 1 और 2, क्या बन जाएंगे, देयरफॉर इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम, क्या बन जाएंगे दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू पी ए बाई पी सी एंड 2i इक्वल टू पी ए बाई पी एफ, ये आ गए, ठीक। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें 4/3 कर दें, इफ़ इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय 3 तो देखो क्या आएगा 2i बाई आई इक्वल टू पी ए बाई पी एफ, और डिवाइड किया है तो पी ए बाई पी सी, आई डिवाइड हो गया, 2 इक्वल टू क्या गया पी सी बाई पी एफ। अब साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ किया जाता है।
देखो इंसिडेंट लाइट रे इधर आ रहा था, लेफ्ट से राइट, राइट साइड में जा रहा था, तो पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, पोल से जो लेफ्ट में होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो देखो पोल से लेफ्ट में आ रहे हैं कौन, हमें कौन कौन चाहिए, हमें चाहिए पीसी और यहाँ पर पीएफ होगा, ठीक है, पीसी और पीएफ चाहिए। तो पीसी देखो पी से सी की तरफ गए तो इधर हो गया ना इंसिडेंट लाइट रे का अपोजिट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और पीएफ वो भी इस तरफ हो गया इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट यानी कि नेगेटिव, तो पीसी और पीएफ दोनों ही नेगेटिव हो गए। पीसी क्या चीज़ था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पी सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर, आर तो मैग्नीट्यूड है, पी से सी का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। माइनस साइन क्यों, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट रे के से अगर देखते हैं तो पोल से लेफ्ट साइड में आ रहा है यानी इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट आ रहा है, तो पी सी हो गया माइनस आर। एंड सिमिलरली साइन कन्वेंशन हमने पी एफ के लिए भी लगाया तो हो जाएगा माइनस एफ। ठीक है, ये बहुत इजी डेरिवेशन है, बट बाकी जो डेरिवेशंस हम आगे करने वाले हैं उनमें भी मेन चीज़ें यही रहेंगी, तो इसीलिए उनको याद रखने के लिए, समझने के लिए हम इसको इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करना है, डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। यहाँ जो इक्वेशन हमारा आया था क्या आया था, 2 इक्वल टू पी सी बाई पी एफ आया था, तो पी सी की वैल्यू माइनस आर, पी एफ की वैल्यू माइनस एफ। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, देखो माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा 2f इक्वल टू आर और f फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाई 2, ये रिलेशन आ गया। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये बात कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ये बात सही है। ठीक, अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोनों टाइप के मिरर के लिए एफ और आर का साइन अलग अलग हो सकता है। ठीक, ये तो हमने कॉन्वेक्स के लिए बनाया, तो इसमें देखो पोल के लेफ़्ट साइड में आ रहा है, पोल के लेफ़्ट साइड में फोकस आ रहा है, यानी कि इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर अगर हम बनाते तो क्या होता, तो यही डायग्राम जो यहाँ बना हुआ है ये कैसे बनता कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल। ठीक है, इधर से लाइट आने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पर एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे हमने लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ए यहाँ पर, और मिरर ऐसे है यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, मान लो कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अभी क्या बताया गया था कि ए पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दोगे, ये ज्वाइन कर दिया, ये जो सी ए है ये नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट लाइट थी ये नॉर्मल था तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो अब समझ जाओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, नॉर्मल ये है, नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट लाइट है तो नॉर्मल के दूसरे साइड में यानी इस तरफ रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। ठीक है, ये इस तरफ लाइट चली गई, ये उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये एरो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरो से ही पता चलता है कि लाइट रे किधर से किधर आ रही, और उसी पे डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन। इसलिए एरो नहीं बनाया, खाली लाइन बना दी तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, खाली एक छोटी सी चीज़ के लिए पूरा डायग्राम गलत माना जाएगा। तो अब देखो इंसिडेंट लाइट रे ये जा रही थी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर जा रही है, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिल ही नहीं रही है। कॉनकेव वाले में तो ऐसे आई ऐसे चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट किया वहीं पे फोकस हो गया, बट ये लाइट रे तो ऐसे चली जा रही, प्रिंसिपल एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, तो फोकस कैसे बनाओगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लाइट रे एक्चुअल तो इधर जा रही है, बट हम अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे डॉटेड लाइन से तो यहाँ कहीं पर कट करती है, तो ये जो पॉइंट है यही इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में वही जो डायग्राम बना था सेम डायग्राम है, बस वो कॉनकेव मिरर के लिए था, ये कॉन्वेक्स के लिए है। तो यहाँ पर आई ये रहा और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हो गया ए एन, यहाँ पर हो गया। ठीक है, ऐसे फिर इसको डिराइव करना था, हमें दो ट्रायंगल चाहिए थे, देखो सेम ट्रायंगल्स यहाँ भी आ गए, ए सी एन और ए एफ एन। यहाँ भी ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बहुत
लाइट कलर का बन गया है, ये बन गया। हाँ देखो ACN और AFN 2 ट्रायंगल बन गए, सिमिलर है बिल्कुल। सिर्फ डायग्राम में क्या हुआ, उसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था पोल के लेफ्ट में, इसमें पोल के राइट साइड में आ गया, वो मिरर के नेचर की वजह से। तो आई और आर, सॉरी आई और हाँ ठीक है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी तो चाहिए डिराइव करने के लिए। ये हम बस कंजेशन को हटाने के लिए इसको कम कर दे रहे हैं। हाँ तो आई इधर कौन सा एंगल होगा, देखो ये लाइन को अगर आगे बढ़ाए, ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच आई एंगल था, तो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट लाइट रे का पाथ है, तो ये एंगल आई हो गया, ठीक। और ये जो लाइन था ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ था, तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल आई हो गया, तो पूरा डायग्राम सेम बन गया। अब तुम इस डायग्राम की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हो। बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जब साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो देखो ये रहा पोल, इसको ओरिजिन मानना है, इधर से इंसिडेंट लाइट आ रही है, तो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में अगर जाएंगे पोल से तो वो पॉजिटिव होगा, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो ये रहा पोल, इंसिडेंट लाइट रे इधर जाती है, तो पोल से अगर इधर जाओगे तो पॉजिटिव, यानी कि जो फोकस है वो भी राइट साइड में है, मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, अदरवाइज जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा गलत। तो ये सीखा क्या, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, और एफ और आर का रिलेशन कैसे डिराइव करना है, और डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक रे ऑप्टिक्स चलेगा, रे ऑप्टिक्स का जब भी तुम डेरिवेशन करोगे तब तुम्हें पेंसिल और स्केल ही यूज़ करना है, ये बात याद रखना। पेंसिल और स्केल से ही डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी तुम्हें वैसे ही बनाना है। कुछ लोग सोचेंगे हाँ अभी ऐसे ही बना लो रफ में गंदा गंदा सा, एग्ज़ाम में सीधा पेंसिल और स्केल यूज़ करेंगे। तो भाई ऐसा है, कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम पहले से पेंसिल और स्केल यूज़ नहीं करोगे तो तुम एग्ज़ाम के टाइम में तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा, बन तो जाएगा ही, और 12th क्लास के बच्चे हो तो बना तो लोगे, यूज़ तो कर ही लोगे, लेकिन तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स में जब भी डायग्राम बनाना है हमेशा पेंसिल और स्केल यूज़ करना है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी आगे